ये सचिन भाई। जी धन्यवाद गजानन भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये व्यवस्था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद साथी जिनका हर हमेशा भरसक साथ हर हमेशा मिलते रहा है, और आप लोगों के बीच में ही हर हमेशा इस बात की सिद्धता मुझे प्राप्त होती है, उसकी प्रचिति आती है कि एक अद्वितीय ऐसी शक्ति, इनफाइनाइट पावर, असीमित ऐसी शक्ति निरंतर आप लोगों के द्वारा मेरे जीवन में काम करती है। उस शक्ति को ही मैं परमपिता परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। उसी ने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल समूह थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे परिवार का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कई सालों तक उन्होंने बहुत कष्टदायक पीड़ा भरी अवस्था से गुजर कर मुझे जीवित रखा। मैं कई मर्तबा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इन सभाओं में लाया गया या मुझे आना पड़ा, और इसके लिए मैं मेरे परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे मार्गदर्शक जिन्होंने एक बहुत ही विकट ऐसी परिस्थिति में मुझे जीने के मायने सिखाए और एक भयानक ऐसी जिंदगी में से मुझे एक नई जिंदगी में, करीबन मेरी 5 साल की शराब की दूरी थी, उस वक्त ऐसे एक जीवन में लाया जिसमें आज कोई संघर्ष नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार से मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं है। एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित तरीके से जिंदगी अभी मैं नाउ में प्रेजेंस में आप लोगों के साथ में और उस असीमित शक्ति के द्वारा बहुत आनंद के साथ में मैं जी पा रहा हूँ, और इसके लिए मैं इस पूरी व्यवस्था का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ इस ऑनलाइन समूह के सभी आयोजकों का, आप सब भाइयों का, कि आज मुझे अपने अनुभव कथन का मौका दिया जा रहा है इस विषय को लेकर, जिसे गुड ऑर्डरली डायरेक्शन खास करके इसका कई बार प्रयोग किया जाता है। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन का अच्छी व्यवस्थित दिशा, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन को बहुत सारे लोग गॉड से जोड़ते हैं, गॉड एज आई अंडरस्टैंडिंग, जैसा भी जिसका भी मानना है या
भाव है, उस सबका मैं आदर करता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 17 फरवरी 1988 को अस्पताल में मैं भर्ती था, इस इरादे के साथ में कि अब बहुत हो गया, अब शराब पीने से मुझे अगर आप दूर कर सकते हैं तो कृपया कीजिए। और वो व्यवस्था मेरे भाई ने, जो विशाखापट्टनम से खास उस बात के लिए आया था कि मेरे बीवी ने वो दहाड़ लगाई थी कि अगर अभी आप लोगों ने दखल अंदाजी नहीं की, इनका पीना बहुत ज्यादा हो गया है, अब मेरे सहन शक्ति के परे चले गया है, मैंने इसके पहले अपने आप को और अपने बच्चों को मार डालने की कोशिश कर ली है। अब मेरे से सहन नहीं होता, अगर आपने दखल अंदाजी नहीं की तो इस वक्त मैं सही में अपने आप को मार डालूंगी, अपने बच्चों को भी मार डालूंगी। 1982 में मेरी उसके साथ में शादी हुई थी और 1988 का ये वाकया था। मेरे भाई ने इधर उधर से कोशिश करके, क्योंकि उनके जानकारी में जो भी था, उस जानकारी के द्वारा एक अच्छे से अच्छा साइकेट्रिस्ट नागपुर का, उससे एक अपॉइंटमेंट, एक व्यसन मुक्ति केंद्र का एक काउंसलिंग सेंटर, वो व्यसन मुक्ति केंद्र चालू होने का था, उनका सिर्फ काउंसलिंग सेंटर था। और वो काउंसलिंग सेंटर पे मेरी बातचीत होने के बाद में उनके जो वैद्यकीय सलाहकार थे, वो एक जाने माने साइकेट्रिस्ट, उनसे मेरी मुलाकात करके उस मुलाकात के बाद में उन्होंने कहा था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको एडमिट कर दो, इनको हम शराब से दूर करेंगे, डिटॉक्स करेंगे। ये वैद्यकीय शास्त्र की बातें थी। और डिटॉक्स करने के बाद में इनका रेगुलर काउंसलिंग करेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। और मैं भी बड़े उत्सुकता से अपने बेटी का जो जन्मदिन था 16 जनवरी जो उसकी पैदाइश थी, तो मेरे सामने ये ऑप्शन रखा गया था कि ये जन्मदिन कर ले और उसके बाद में एडमिट हो। और मैंने कहा नहीं, मुझे अभी एडमिट करो तुरंत। 14 तारीख थी। ये जन्मदिन मैं अपने बेटी के साथ में नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसको बहुत चाहता हूँ। तो अगर मैं शराब से दूर हो गया तो उसके आने वाले जन्मदिन में बहुत खुशी से और बहुत आनंद से मना पाऊंगा। उसमें सच्चाई थी, उसमें मन में कहीं कोई दुविधा नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ मुझे मालूम नहीं 16 तारीख को, कि मैंने उस अस्पताल में ही अपना शराब पीने का जुगाड़ जमाया। प्राइवेट अस्पताल था। मेरे पीने की जबरदस्त इच्छा इस कदर हुई कि मैं धीरे से वहां से खिसक के बस कुछ कुछ 2 मिनट मुझे लगते थे, बस यूं गया यूं आया वाली बात थी। दिमाग इतना तेजी से दौड़ता था और इतना तेजी से काम करता था कि मैं कब गया और कब आके मैंने वो बाथरूम में जाके शराब पी ली, किसी को पता भी नहीं चला। और फिर एक से क्या होता है, एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी,
तब कहीं वार्ड बॉय के ध्यान में आया कि मैं शराब पी रहा हूँ, तो डॉक्टर से सलाह करके मेरे को एक नींद का इंजेक्शन दिया गया। सवेरे जब मैं होश में आया तब मेरे बाजू में दो अनजान व्यक्ति बैठे हुए थे, राह देखते हुए मेरे होश में आने की। मेरी पत्नी बड़े चिंता में सर पे हाथ रख के कोने में खड़ी थी। भाई गुमसुम सा एक साइड में खड़ा था, और इन दो अनजान व्यक्तियों को देख के मैं थोड़ा सा डर गया कि अब क्या हो गया, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि रात में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मैंने किया। और बहुत घबराया हुआ, मैं डरा हुआ उनके तरफ देख रहा था, आजू बाजू में देख रहा था। और उन्होंने कहा, अश्विन अश्विन रिलैक्स हो जाओ, घबराओ मत, हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस से है, हम शराबी है, मगर आज शराब के पहले घोट से दूर है। मुझे एक ने कहा मुझे 5 साल हो गए, दूसरे ने कहा मुझे 3 साल हो गए। और उन्होंने उनका परिचय दिया। आज और इस दुनिया में नहीं है दोनों, बापू के और अशोक की, जिन्होंने पहली बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संबंध में मुझे जानकारी दी। जब उन्होंने अपने आप को शराबी कहा और शराब को लेकर मेरे से बातचीत चालू की, तो मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। अपनी बातों को खत्म करके उन्होंने कहा कि आज शाम को हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में आप एक मेहमान करके आइए, आपका स्वागत है। और मैंने कहा कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा तो इलाज चालू है, मेरा डॉक्टर मेरा इलाज के बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा, और मेरे को नहीं लगता मुझे आने की आवश्यकता गिरेगी। वो हंस दिए और मुझे बड़ा गुस्सा आया, मगर मैं कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो डॉक्टर आपको बताएंगे, और वो चले गए। थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर आया, उसके हाथ में वो कार्ड था, डिस्चार्ज कार्ड। उन्होंने भाई से कहा कि इनको मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, इनको मेरे पास में रख के कोई फायदा नहीं है, मैं इनका इलाज नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे इलाज के परे है। और मैं एकदम से ये हो गया कि डॉक्टर आप कल परसों में ये बात कर रहे थे कि आप मेरा इलाज करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, और आज आप बोल रहे हैं कि मेरा इलाज आप नहीं कर सकते। बोले नहीं, ये आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हो और आपका इलाज मेरे लिए संभव नहीं है। मैं बड़ा अनमने मन से, बड़ा नाराजगी के साथ में वो डिस्चार्ज होने के बाद में बाहर आया, और बाहर आके मैंने बीवी को कहा कि आप चलो घर, मैं आता हूँ अब भी थोड़ी देर में। उसने कहा हाँ ठीक है आइए। उसको मालूम था मैं क्या करके आने वाला हूँ। और मैं बाहर आके पीने गया, पिया बहुत, और पी के मैं घर पहुंचा। और उसी अवस्था में शाम को मेरा भाई और मेरी पत्नी मेरे को उस पहली सभा में 17 फरवरी 2008 को लेके आए। 17 फरवरी 2008 से लेके आज की तारीख तक जो भी मेरा अनुभव है, वो अनुभव को मैं आप लोगों के साथ में साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 साल का एक लंबा अरसा, जहाँ पर 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, खुद का काम धंधा कौड़ी मोल भाव में चले गया, 3 नौकरियां, बहुत अच्छे से मैं उन नौकरियों में टॉप तक गया, यहाँ तक कि डायरेक्टर कम प्रिंसिपल, या जो भी उस संस्था में मैं जुड़ता था, उस संस्था का बहुत अच्छा एक
बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच जाता था। शराब आ जाती थी और शराब आने के बाद में सबका सब जितना भी मैंने खड़ा किया रहता था सब उद्ध्वस्त हो जाता। 7.5 साल, 4.5 साल, फिर 1 साल हो जाता था, 2 साल हो नहीं पाते थे। एक डर मन में पैदा हो गया था कि मैं शायद कभी जिंदगी में सोबर नहीं हो पाऊंगा, कभी मैं एक सही जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। डिफॉल्ट में बिल्कुल ऐसी एक अवस्था जहां पर 28 अप्रैल 2008 के 1 महीना पहले मैंने मेरे बेटे को कहा कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को एक आखिरी मौका दो, आखिरी मर्तबा। ये कई बार मैंने कहा कि मुझे एक आखिरी मौका दो। मैं गिड़गिड़ाता था, बहुत करुणा में, सेल्फ पिटी में, बहुत आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, बहुत अकेलापन, खालीपन, निराशा से भर जाता था। और मैंने उससे कहा कि मुझे एक आखिरी मौका दो। मेरी बेटी समझदार बहुत पहले हो गई थी, उसने एजुकेशनल लोन लेके इंजीनियरिंग कर लिया था, वो घरदार भी संभालने चालू कर दिया था, अपने भाई को पढ़ाने के लिए उसको भी एजुकेशनल लोन देके उसकी सीए की एग्जाम चालू थी। मेरी बीवी जो मेरे साथ में जीना नहीं चाहती थी, इन दोनों के वजह से मेरे साथ में जीना सीख गई थी। उसमें अल्कोहलिक एनोनिमस का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में उनको एक हर हमेशा एक आशा नजर आ रही थी कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि हमारे पिता या पति भी वापस दोबारा एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। और मैंने उससे कहा और उसने कहा ओके कोई बात नहीं बाबा, चलिए ना। करके वो मुझे गाड़ी पर से लेके निकला सवेरे सवेरे। और मेरी मानसिक अवस्था ये थी कि अब इसके बाद में पीने को मिलना ही नहीं है, तो एक बार पीने को मिल जाए यार, एक थोड़ी सी पी लूं, मैं कहीं पे फिर जाता हूँ। और मैं वो देख रहा था कि कहाँ से ऐसा व्यवस्था हो जाए कि मैं फट से बोलूं इसको कि रुक 2 मिनट, मैं अभी आया, और फट से जाके मार के फट से बैठ के फट से चले जाऊं। मगर वैसा हुआ नहीं। मैं डिएडिक्शन सेंटर तक पहुंच गया और वहां पे जाके मैंने गिड़गिड़ाते हुए उसको बोला, यार स्वप्निल मेरे लड़के का नाम है, थोड़ा चलना। बोले कहाँ? मैं बोला थोड़ा अपन एक जगह जाके आते हैं, थोड़ा 1 किलोमीटर है यहाँ से। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले बाबा भी। मैं बोला मेरे को थोड़ा एक मिनट पीने दे। बोले बाबा जब यहाँ तक आ गए हो तो अब बोले जाने दो ना। दैट वॉज द फर्स्ट इंटरवेंशन। मेरे और शराब के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं आता था जिसको मैं बोल सकता हूँ कि एक सुव्यवस्थित दिशा। मेरी हर हमेशा दुर्दशा में ही मैं जाता था। और वो पहली मर्तबा था कि मेरे बेटे ने कहा और मैंने उसकी बात को सुना, और सिर्फ सुना नहीं, मेरे और शराब के बीच में वो बात एक मजबूती से खड़ी हो गई। और मैंने कहा ठीक है, और मैं वो डिएडिक्शन सेंटर में चले गया। वहां से 1 महीना गुजारने के बाद में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मैंने 28 अप्रैल 2008 को पहली मीटिंग नागपुर में की। पैर टूटा हुआ था, प्लास्टर था पैर में। मेरे पास में एक टूटी फूटी लूना, 1-2 लूना का सामान इधर से इधर लगा के तैयार की हुई लूना थी। ना उसके पेपर्स थे, ना डॉक्यूमेंट्स थे, ना मेरे पास में लाइसेंस था, ना कोई कामकाज बचा था। घरदार चल रहा था, खाने पीने की व्यवस्था थी, सोने की व्यवस्था थी, घर था, सब था, मगर मैं जिंदगी में कहीं नहीं था। ऐसी अवस्था में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते वक्त भी बहुत डरता था, बहुत घबराता था, क्या होगा, कैसा होगा, लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उस वक्त तक मैंने बहुत सारी बातें बोली थी, बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया था। बहुत सारे लोग ये बोलते थे यार अश्विन भाई हमको मिला
तो वहां से हम लोग ठीक है, उनकी सोसाइटी 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल हो गई थी, और मैं अपनी जिंदगी में एक भयानक ऐसी अवस्था में से गुजर रहा था। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में एक सुव्यवस्थित दिशा, एक गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, इसको समझने के लिए मुझे मेरे अल्कोहलिज्म को, मेरे अधूरेपन को, मेरे अर्धवट होने को पहले समझना पड़ेगा। अगर शराब की दूरी, क्योंकि जिस शराब की दूरी मुझे नहीं मिलती थी, 1 मिनट में नहीं रुक पाता था, 1 मिनट भी रुकना मेरे लिए बहुत भारी गिरता था। उस शराब की दूरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के बाद में, आप लोगों ने बताया हुए है एक दिन के आधार पर, हॉल्ट, हाउ, पोस्टपोन द फर्स्ट ड्रिंक, पहला घूंटी घातक है, इसको आगे ढकल, ये करके शराब की दूरी मिल जाती थी। और शराब से दूर होना बहुत आसान, बहुत ही आसानी से 1 दिन 2 दिन करते करते 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल, 7.5 साल, ये तो हो गया। मगर क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस सिर्फ शराब की दूरी तक ही सीमित है? क्या शराब की दूरी यही एकमात्र 12 कदमों का, अगर हम 12 कदमों का एक कार्य पद्धति, एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे समान व्यक्ति को देता है और ये बोलता है कि यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर नॉट अ मैड मैन, यू आर अ सिक मैन, तू बीमार है, और इस बीमारी का इलाज प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, अल्टर्ड एटीट्यूड है, रिवोल्यूशनरी चेंज है, ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसम्यूटेशन है, कंप्लीट साइकिक चेंज है, तो क्या सिर्फ शराब के दूरी तक ही यह सीमित है? और आंसर आता है नो। शराब की दूरी के साथ में ये शुरू होता है। शराब के दूरी के बगैर ये शुरू नहीं हो सकता। तो व्हाट आई वाज मिसिंग, मैं ऐसा क्या खो रहा था कि मेरे जिंदगी को एक सुनिश्चित ऐसी दिशा प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरे जिंदगी में मैं बार बार अटक रहा था, बार बार रुकावटें आ रही थी, बार बार मैं फिर से घसर जाता था, और घसरने के बाद में दोबारा रिलैक्स में जाता था, स्लिप हो जाता था, स्लिप होने के बाद में मैं शराब उठा लेता था और शराब पी लेता था। ऐसा क्या था? वेयर आई वॉज मिसिंग दैट डायरेक्शन। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेडिकल साइंस का आधार लेके, क्योंकि अगर मेडिकल साइंस इस बात को नहीं बताता और बीमारी का वो स्वरूप नहीं बताता, फिजिकल एलर्जी कपल्ड विथ मेंटल ऑब्सेशन इज अल्कोहलिज्म, कि एक खास किस्म के, खास कैटेगरी के लोग, शराब पीने वाले लोग, जो 100 में से 14-15% लोग, उनमें एक रासायनिक प्रक्रिया, उनके शारीरिक, इसमें शरीर में एक रासायनिक प्रक्रिया हो गई है जो इनरिवर्सिबल है, और वो प्रक्रिया एक फिजिकल एलर्जी के रूप में, क्योंकि एलर्जी ये शब्द से बेहतर शब्द वहां पर कोई दिखता नहीं है करके वो एलर्जी ये शब्द यूज किया गया, कि पहला घूंट जाते ही शरीर में ऐसा कुछ होता है कि मेरा शरीर पहले घूंट पे रुकता ही नहीं है, पहले घूंट से मेरी शुरुआत होती है। दूसरे लोग पीने के पहले वो स्वस्थ होते हैं और पीने के बाद में वो अस्वस्थ फील करते हैं, या उनको लगता है बस यार हो गया, अब पीऊंगा तो मैं और गड़बड़ कर जाऊंगा। मैं पीने के पहले अस्वस्थ रहता था, पीने के बाद में मैं स्वस्थ हो जाता था, पीने के बाद में मैं स्वस्थ हो जाता था।
पीने के पहले मैं बिल्कुल बेचैन, अस्वस्थ, एकदम एकदम से एक अलग घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, थर थर कांपता हुआ व्यक्ति रहता था। और जब पी लेता था तो पीने के बाद में मेरे पूरा पूरा टोटल पर्सनालिटी चेंज हो जाता था। मेरे भिड़न निकल जाते थे, मेरे डर निकल जाते थे, मेरे में एक हिम्मत आ जाती थी। मैं बोल पाता था, मैं नाच पाता था, मैं गा पाता था, मैं खाना जो भी है खा सकता था, मैं अपने आप को व्यक्त कर पाता था। ये जो चेंज आया, ये चेंज एक यूफोरिक, एक आह्लाद देने वाला, एक बहुत भयानक रीता मेरे दिलो दिमाग में इसने ऐसा कुछ असर कर डाला था कि अब मात्रा बढ़ते गई, लेकिन मन हमेशा यही बोलते गया, यार वो परिणाम चाहिए, वो व्यक्तिमत्व चाहिए, वो अश्विन जो 4 लोगों के बीच में जाके नाचता है, गाता है, बोलता है, बात करता है, सबको चाहने वाला, सबका प्यारा, सबके लिए सब कुछ करने वाला, वो मैं चाहता था। और उसलिए बार बार अल्कोहलिक एनोनिमस जो बोलती है कि ये फिजिकल पार्ट सिर्फ एक शराबी के साथ नहीं है। कई घटनाएं, चेतावनियां, ओमनियस वार्निंग जिसको बोला गया है, ऐसी घटनाएं, क्योंकि मेरे जो कारनामे रहते थे, वो कारनामे ऐसे अजीबोगरीब रहते थे जिसको कहा गया है कि हमारे एडवेंचर्स, यानी वो ऐसे एडवेंचर्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसी गाड़ी चला रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, किस प्रकार जा रहा हूँ, कहाँ मैं जाना चाहता था, कहाँ मैं पहुंच गया हूँ, कुछ मालूम नहीं। लोग बोलते थे क्या यार ये कैसा अजीब आदमी है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पागल हो गया है क्या ये, इसको घरदार का भी ध्यान नहीं, इसको अपने खानदान का भी कोई ध्यान नहीं, अच्छे खानदान से है, अच्छे समाज से है, अच्छा इसका ये है। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है कि ये सब मेरे हाथ से निकल जाता है, शराब इतनी मेरे ऊपर हावी हो जाती है, एक प्रकार से शराब अब मेरे लिए एक ताकत बन गई है और उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैं ये सोचता था कि ये मेरा फ्रीडम है, ये मेरा, अब मैं बड़ा बन गया हूँ, अब मैं समझदार हूँ, अब मेरे को अपनी खुद की समझदारी से मैं काम करता हूँ और इसलिए मैं जैसा चाहे वैसा कर सकता हूँ। मगर मैं अपने आप को बंदिस्त कर रहा हूँ, मैं गुलामी में जा रहा हूँ, मैं अपने आप को, वो जो आजादी की लड़ाई हुई ना, तब जैसे अंग्रेजों ने जेल खोले तो वीआईपी लोगों को वीआईपी जेल में डाला, फिर धीरे धीरे बाकी लोगों को दूसरे निचले दर्जे के जेल में डालते डालते कुछ लोगों को फांसी की सजा देके उनको फांसी पे चढ़ा दिया और कुछ लोगों को काला पानी में भेज दिया, जहाँ पे कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, दिन है कि रात है मालूम नहीं, कोई बातचीत करने वाला नहीं, कोई किसी प्रकार का खाना पानी, ये वो सबसे वंचित। तो वैसा मेरी ये जो यात्रा चालू हुई, ये यात्रा इसी प्रकार से थी कि पहले तो वीआईपी जेल, आओ जी वाला बात, मेरे लिए सब सुविधा उपलब्ध, बड़ा मान सम्मान, बड़े लोग राह देखते थे, अरे आ गया भाई, आ गया अपना यार, आ गया, अरे हाय आ भाई आ करके मेरे को वो गेट पर से गेट कीपर भी सलाम साहब करके सलाम करता था, वेटर राह देखते थे। और धीरे 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 वो काला पानी के सजा में चले गई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है हमारा शराबी का किया हुआ विवरण। कोई भी व्यक्ति जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके कुछ दिन रुक गया है, वो इन 3 मूलभूत संकल्पनाओं पे आ ही जाता है। खास करके इस बात से वो पूर्णतः वाकिफ हो जाता है कि नहीं जमता यार, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कंट्रोल में पीने की, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ज्यादा प्रमाण में नहीं पीऊं,
क्योंकि मैं अगर कंट्रोल में पी पाता ना तो मैं कभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आया रहता। दूसरे तरफ मैं अगर जिंदगी जी पाता और जिंदगी को खुशहाल रख पाता, रिश्ते नाते संबंध संभाल पाता, उसमें मधुरता रहती, उसमें कटुता नहीं आई रहती, अगर एक दूसरे के मुंह इधर उधर घूम नहीं गए रहते, अगर भावनिक उद्रेक नहीं आया रहता, अगर निराशा नहीं आया रहती, अगर वो आत्मग्लानि आत्मकरुणा से मैं भरा नहीं रहता, अगर वो अपराध बोध मेरे को नहीं आया रहता, अगर मानवीय जीवन जीना मेरे को आ गया रहता, तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कभी आया ही नहीं रहता। ये दोनों चीजें मेरे से हुई नहीं। आई कांट। मैं जितनी कोशिश किया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, शराब रुकने के बाद में, मैं अपने जीवन को घड़ाने की, जीवन को सही मायने में जीने की, कि मैं हर वक्त बोलता था अब झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं हेराफेरी नहीं करूंगा, अब मैं किसी प्रकार का किसी को किसी से बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं घरदार में बराबर रहूंगा, मैं काम पे बराबर जाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियां बराबर उठाऊंगा। वो कुछ अर्से तक बहुत अच्छे से करता था। क्यों? क्योंकि वो फाइनाइट था। जो मेरे समझ में आता था, जो मेरे समझ के बाहर था, वो नहीं था। जो मेरे समझ में था, जो मेरे कैलकुलेशन में था, वो सब चीजें मेरे से होती थी और मेरे को लगता था देखो मैंने इतना अच्छा काम किया, मैं काम पे बराबर जाता था, नौकरी मैंने की, आपके लिए इतना पैसा कमाया, मैंने इतनी मेहनत की, आप कैसा बोलते मैंने कुछ नहीं किया। तो फाइनाइट इसमें, यानी जिसको भौतिक बोला जाता है या इंसानी फितरत में या इंसानी समझ में जो आती है बातें, वो वहां तक वो बातें सब मेरे द्वारा बराबर होती थी। मगर जो मेरे समझ के बाहर है, मेरी भावनाएं, मेरा नेचर, ये दुनियादारी, ये सब मेरे समझ के बाहर जो था, उसमें मैं अपने आप को ठीक नहीं रख पा रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये आई कांट, वो पहली बात कि मैं एक शराबी हूं, मैं अपनी जिंदगी व्यवस्थित रीत्या जी नहीं पा रहा हूं। और कोई भी मानवीय शक्ति जो मानवीय शक्ति के आकलन में है, उसके द्वारा मेरा निराकरण नहीं हो रहा, उससे मेरे को राहत नहीं मिल रही। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, सब साधन वापर लिए, सब व्यवस्था वापर लिए, सब भावनिक रीत्या यहाँ तक हो गया, सब हो गया, मगर मेरे जिंदगी में असंतोष आते गया। मेरा कभी समाधान नहीं हुआ, मेरी कभी संतुष्टि नहीं हुई। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार ठीक है, अब सब बराबर है, सब व्यवस्थित है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर वक्त एक बेचैनी, हर वक्त एक कमीपना की भावना, एक इंफीरियरिटी का फीलिंग। हर वक्त कहीं पे तो भी अपने भाइयों से या बाकी लोगों से मैं अपने आप को इंफीरियर ही मानता था। यार वो मेरे से बढ़ चढ़ के आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। और ये पीछे रहने की बात, जो इंफीरियरिटी का फीलिंग था, ये बहुत जबरदस्त था। इमोशनली मैं बहुत सेंसिटिव था, कमजोर नहीं था। बहुत सारी बातें जो शायद कोई नहीं कर पाता, ऐसी भयानक बातें मैं कर गुजरता था, अजीबोगरीब। लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, यार ये कैसा है, ये कैसे ऐसा कैसा कर सकता है ये। और छोटी सी बात अगर कुछ हो गई, मेरे मन मुताबिक नहीं हुई, मेरे मन के विरुद्ध हो गई, तो उसको लेकर मैं एक बहुत बड़ा बतंगड़ बना देता था। बहुत भावनिक, मेरी असंतुलन बहुत जबरदस्त था। एक तरफ शारीरिक फिजिकल एलर्जी और दूसरी तरफ ये मेरी मानसिक अवस्था। ये मानसिक अवस्था जहां पर अब धीरे धीरे डर इस प्रकार हैवी हो गए कि कोई भी चीज करते वक्त मेरे को डर लगता था, अगर नहीं हुआ तो, अगर कर नहीं पाया तो अब हर कोई चीज परिपूर्ण, परफेक्ट
करूंगा तो ही मैं करना चाहता था। अगर वो परफेक्ट नहीं हो सकी ना तो मैं करना ही नहीं चाहता था। अब मैं कोई चीज करने से डर रहा था। मैंने कई बार कहा कि पहले मैं अंधेरे से डरता था और माँ के गोद में चले जाता था। अब मैं उजाले से डरने लग गया और अंधेरे में रहना पसंद करने लग गया। मेरे जिंदगी में उपयोगिता चले गई, निराशा आ गई, जिंदगी नासूर बन गई, जिंदगी के कोई मायने नहीं रहे। एक प्रकार से कोई भी यही बोलेगा, क्या यार ये पगला है क्या, ये मैड है, इसको इतनी समझदारी नहीं, इसको इतनी अक्ल नहीं है। और ये सब चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, होने के बाद में, तो आप समझ सकते हो भाई लोग क्या परिस्थिति होती होंगी। मैं कितना डरा हुआ, सहमा हुआ आप लोगों के बीच में आता था, घबरा के, डरते आता था। कौन क्या बोलेगा, कैसा मेरे को लेगा, मेरे को स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा, मैं किसी से बात कर पाऊंगा क्या, कोई मेरी बात सुनेगा क्या, ये सब डरों को लेकर मैं जी रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, जानकारी के द्वारा हम आपको जागृति देना चाहते हैं। वो जागृति ये है कि मैं अपने इम्परफेक्शन को कबूल करूं। आई कांट, मेरे से नहीं होता, मैं अर्धवट हूं, मैं अपूरा हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं संपूर्ण नहीं हूं। मेरे पास में अपनी जिंदगी को जीने की दिशा नहीं है, मैं भटका हुआ हूं। मैं कहाँ जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरे उद्देश्य क्या है, मेरे जिंदगी में मैं क्या करना चाहता हूं, कि कोई बात है ही नहीं। सब बातों की वाट लग गई है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो बात थी, ये इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि आज मैं जब इन बातों को याद करता हूं तो मेरे आंख के ऊपर कांटे आ जाते कि मैं क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था, किस प्रकार रह रहा था, मैं कहाँ उठ रहा था। होली के दिन में मैं शराब पी के वो होली में वो आलू डालता था कि आलू खाऊंगा करके, और वो होली के इतने करीब मैं चले जाता था कि लोगों को लगता था कि ये होली में न चला जाए। मेरे वो उठा के बाजू में करते थे। ट्रेन में सफर करते वक्त बिना टिकट के एक बम्पर लेके बैठ जाता था अनरिजर्व कंपार्टमेंट में, उल्टे साइड से चढ़ के गेट के ऊपर बैठ गया और लोग बोल रहे थे, क्या कर रहा भाई, वहां पे तू बैठा है, शराब पी रहा है, गिर जाएगा, मर जाएगा। मैं बोला, मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, आप मत बताओ मेरे को। सब चुप। और जब होश आया तो थर्ड क्लास के बिल्कुल अनरिजर्व कंपार्टमेंट में, जहाँ औरतों को पेशाब को जाने के लिए जगह नहीं है, वहां पे किसी ने तो भी उठा के मेरे को अंदर लाके एक बाकड़े पे सुला दिया है। मैं अकेला ही उस बाकड़े पे सोया हूँ। कौन कर रहा था ये सब? God could and would if he sought. The good orderly direction. अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है कि तेरे जिंदगी में ये मिसिंग है। ये जो मानसिक अवस्था है, मैं शरीर से तो बीमार हूं, मगर उससे ज्यादा मैं मानसिक रीत्या बीमार हूं, भावनिक रीत्या बीमार हूं। मेरे विचारों से, मेरे सोच से मैं अपनी जिंदगी को जी पाना इम्पॉसिबल है। जो मैं सोचता हूँ कि मेरी विल पावर काम करेंगी, वो काम नहीं करने वाली। इच्छा होने के बावजूद भी मेरे पास में वो शक्ति ही नहीं है। आई एम नॉट हैविंग दैट पावर। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को वार्न करती है, इट इज, ये पूरा पावर गेम है, पूरा पावर गेम है। मेरे को अगर कोई बात की आवश्यकता है तो आई नीड दैट पावर। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, हमने शराबी का किया हुआ विवरण जो ये दिखाता है कि आई डोंट हैव द पावर टू लिव दिस लाइफ, मेरा मृत्यु निश्चित है। मैं
भयानक ऐसे मौत के लिए निश्चित रीत्या जाने वाला हूँ। मैं लावारिस मरूंगा, मेरी लाश पहचानी जाएंगी कि नहीं, मेरे को अग्नि मिलेंगी कि दफनाया जाएगा कि क्या किया जाएगा, ये भी मालूम नहीं, ये भी नहीं मालूम। दैट इज वो मेरे विधान में है। फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये व्यवस्था क्या करती है? ये व्यवस्था मेरे को वापस जीवन देती है, एक सुनिश्चित ऐसी दिशा देती है, एक सुनिश्चित ऐसा जीवन मार्ग देती है, एक सुनिश्चित ऐसा जीवन पद्धति देती है, जिंदगी जीने का एक तरीका देती है। मानवीय जीवन जीना मेरे को आता नहीं है, मेरी मानवीय समस्याओं को हल करना मेरे को आता नहीं है। आई डोंट हैव द डायरेक्शन, मेरा ट्यूनिंग ही नहीं होता, मैं मिसट्यून्ड हूँ। वो पहले बिना का गीत माला लगता था, और बिना का गीत माला सुनने के लिए लोग वो सिलोन लगाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा पहले से कोशिश करके वो सिलोन को ट्यून करके अमीन सयानी का आवाज आया कि बोलते थे लग गया रे भाई, लग गया। अब कनेक्शन लग गया, अब कनेक्शन लग गया। और ये कनेक्शन लगना और वो मधुर वाणी आना, और वो मधुर वाणी के साथ में वो बिना का गीत माला सुनना, ये लोगों का जुनून बन गया था। उनकी उसमें आस्था थी, सिर्फ श्रद्धा नहीं थी, वो उसमें पूर्णता एक रूप हो गए थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हम आज्ञेयवादी, हमारा शराबी का किया हुआ व्यवहार, हम आज्ञेयवादी ये प्रकरण, हमारे पहले के और बाद में के किए हुए साहसिक अनुभव, द एडवेंचर्स वी डिड अर्लियर एंड आफ्टरवर्ड्स। क्योंकि बाद में के एडवेंचर्स को बहुत महत्व है। वो एडवेंचर्स गुड ऑर्डरली डायरेक्शन के साथ में है, वो एक साहस के साथ में है, वो एक हिम्मत के साथ में है। वो पेनफुल है, मगर पेनफुल होने के बावजूद वो आह्लाद देते हैं, वो उन्माद देते हैं, वो एक नई चेतना देते हैं, एक नया चैतन्य देते हैं, एक नई ऊर्जा को हमारे भीतर में लाते हैं। और करके एक एडवेंचरस लाइफ अगर जीना है तो वो एडवेंचर क्या जो मौत के लिए कारण बने, वो एडवेंचर क्या जो मेरे जिंदगी को तहस नहस कर डाले, वो एडवेंचर कौन से काम के है जिसके कारण मैं अपने लोगों को ही खो दूं, अपने ही लोगों से दूर हो जाऊं। आज मैं एक कहानी मैं सुन रहा था कि एक गरीब व्यक्ति एक बार ऐसे ही जाते रहता है तो उसको एक बहुत नायाब ऐसा पत्थर दिखता है। वो पत्थर उसको बड़ा प्यारा लगता है, वो पत्थर को उठा लेता है और वो पत्थर को उठा के अपने गधे के गले में बांध देता है। वो एक चमकता हीरा रहता है। एक जोहरी जो उस रास्ते से जाते रहता है, वो गधे के गले में वो पत्थर को देखता है और एकदम से प्रभावित हो जाता है। उसको लगता है अरे वाह 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 वाह, ये बहुत नायाब हीरा है। वो उस गरीब को घुसला पुसला कर उसको बोलता है, ये मैं तुमको 10 रुपए देता हूँ, ये 10 रुपए में तुम ये पत्थर मेरे को दे दो। वो गरीब सोचता है यार ये पत्थर है, पत्थर के मेरे को 10 रुपए मिल रहे हैं, बहुत हो गया। उसको क्या, उसके पास में ना जानकारी है ना उसको मालूम है कि ये इसकी कीमत क्या है क्या नहीं है, वो कीमत नहीं कर पाता। उसने वो 10 रुपए में वो पत्थर दे दिया। अब 10 रुपए में पत्थर लेके ये जोहरी जैसे ही निकलता है तो 2 कदम जाने के बाद में वो पत्थर चूर चूर होके, यानी वो हीरा, नायाब हीरा चूर चूर होके जमीन पे गिर जाता है। अब ये जोहरी सोचने लगता है कि इतना कीमती पत्थर था, एक हीरा था, ये चूर चूर कैसे हो गया मेरे हाथ में आ जाने के बाद में। और वो बोलता है उस हीरे को कि भाई तू तो हीरा था, मेरे हाथ में आने के बाद में चूर चूर क्यों हो गया? बोले वो तो एक अनपढ़ आदमी था,
उसको मेरी कीमत नहीं मालूम थी, वो जानकार नहीं था, मगर तू तो मेरी कीमत जानता था। तूने मेरी कीमत 10 रुपए लगाई, इसलिए मेरा दिल टूट गया और इसलिए मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। कहानी का अर्थ ये है कि मैं अपने रिश्ते नाते संबंधों की, अपने कामकाज की, अपने समाज की, अपने लोगों की कीमत एक बोतल शराब मैंने लगा ली थी। मेरी खुद की कीमत एक बोतल शराब बन गई थी और सबके दिल टूट गए, रिश्ते नाते संबंध टूट गए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इफ आई एम मिसिंग द डायरेक्शन, तो मेरे जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट मेरे जिंदगी में मुझे हर उस हिदायत के बाद में आता है, ओमनियस वार्निंग के बाद में आता है, हर उस घटना के बाद में आता है जहां पे जीवन और मृत्यु का संघर्ष आता है, जहां पे जिंदगी या मौत दो में से एक ही रहता है। अल्कोहलिज्म मुझे ऐसे खाई के पास में लेके आती है जहां पर अंत है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से बचने का कोई भाग ही नहीं है। Unless until somebody holds me and turns, कोई तो भी मुझे पकड़ के जब तक पलटाता नहीं है और पलटा के मेरे को दूसरी दिशा में लेके आगे नहीं बढ़ता है, तब तक मेरे बचने का चांस नहीं है करके मेरे से पूर्व आया हुआ व्यक्ति, जो इस कार्य पद्धति के द्वारा पूर्णतः अवगत होके अपने जिंदगी के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता है, वो मेरे विश्वास को चंद घंटों में जीत सकता है। जिसके पास में मैं अपने जिंदगी की वो सब बातें बोल सकता हूँ जो मैंने कभी किसी के पास में नहीं बोली है, जिनको मैंने छिपा के रखा है, दबा के रखा है, जिनको मैं सोचता हूँ कि ये दबी रहेंगे, ये किसी के सामने नहीं आएंगे, कभी ये किसी को नहीं पता चलेगी तो ही बेहतर है। और वही मेरे डायरेक्शन को, मेरे जिंदगी के जीवन में आने के लिए हर वक्त बाधा बनती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 5 साल के बाद में मैंने कई बार वो अनुभव शेयर किया है कि पावर ऑफ अटर्नी का जबरदस्त भयानक ऐसा मैंने किया हुआ वो इस्तेमाल मेरे बेटी का, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा सोचता था। जवाई, बेटी, नाती, उनके गहने, उनके बैंक अकाउंट, उनके प्रॉपर्टी से आया हुआ पैसा, सबकी मैंने वाट लगा दी है। मेरा स्पॉन्सर, उसने मेरे को बताया, देख तू कितना स्व केंद्रित है, कितना सेल्फ सेंटर्ड है, कितना ईगो सेंट्रिक है, और करके डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि ये चाइल्डिश नेचर है, इसमें समझदारी वाली बात नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल प्राइड है। मैं एग्नोस्टिक हूँ, एथियस्ट हूँ, स्केप्टिक हूँ, क्या हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरा इंटेलेक्चुअल प्राइड मेरे को ये सिंपल सीधी सरल सी बातें कि आई नीड इनफाइनाइट पावर, जो मेरे समझ में आ ही नहीं सकती, जो मेरे आकलन में ही नहीं है, जो मेरे को समझता है, उसमें अगर मेरा काम हो गया रहता तो बहुत पहले हो गया रहता। जो मैं जानता था वो जानकारी से मेरा काम हो गया रहता तो बहुत पहले हो गया था। मैं जो जानता नहीं उसको मेरे को जानना पड़ेगा, जो मैंने देखा नहीं उसको मेरे को देखना पड़ेगा। और ये बातें जब मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को दिखाई आईने के समान, अपने उदाहरण के द्वारा, कि देख अपने नीतिमत्ता से, अपने नैतिकता से, अपने बनाए हुए वैल्यूज से मैं किस प्रकार फिसला। अगर मैं ऐसा फिसलता हूँ तो क्या मैं शराब पीता हूँ? क्योंकि इस वक्त मैं शराब नहीं पीना चाहता था। मैं अपने मुंह को कालिक मेरे लग जाएंगे इस डर में था, या मैं कहीं पे तो भी गुमशुदा होकर भाग जाना चाहता था। लेकिन स्पॉन्सर होने के कारण मैं स्पॉन्सर के पास में गया था और उन्होंने मेरे को दिखाया कि नीतिमत्ता, नैतिकता से, अपने वैल्यूज से स्लिप होने के बाद में, घसरने के बाद में शराब पीना बहुत बहुत
मुमकिन है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मुझे पश्चाताप है, अगर सही में मुझे उन बातों का खेद है, तो ये मेरे ऊपर और मेरे नियत के ऊपर, मेरे इरादे के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज माई मोटिव? मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेरा क्या पर्पस है लाइफ में, मैं कोई पर्पस से लाइफ में जीना चाहता हूँ क्या, मेरा कोई मोटिव है क्या? अब जब मोटिव की बात आई, इरादे की बात आई, तो उन्होंने मेरे को पूछा, अब बोल, अब तेरा इरादा क्या है? तेरे को उसी जिंदगी में जाना है, वैसी जिंदगी जीना है, या तेरे को एक गुड ऑर्डरली डायरेक्शन के साथ में जीना है, तेरे को एक सुनिश्चित ऐसी दिशा में जीना है, तेरे को एक दिए हुए प्लान के तहत, एक भगवान ने किए हुए नियोजन के तहत, भगवान ने तेरे लिए बनाए हुए व्यवस्था के तहत जीना है। क्या करना, क्या चाहता है तू? इट डिपेंड्स ऑन मी एंड माई मोटिव। और पहली बार मेरा मोटिव चेंज हुआ, मुझे एक राइट गुड ऑर्डरली डायरेक्शन मिली। मेरे मार्गदर्शक ने मुझे बोला, जा नतमस्तक होके, जो पहले बोला जाता था कि हमने घुटनों के बल पे आकर भगवान से प्रार्थना की कि वो हमारे स्वभाव के दोषों को दूर करे, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, मेरे नेचर में ही, मेरे मूल में ही मेरा पूरा प्रोग्रामिंग ही गलत हो गया है। मेरा प्रोग्रामिंग पूरा चेंज करने की आवश्यकता है, वो डिस्क ही पूरी चेंज होने को होना। और ये प्रोग्रामिंग पूरा चेंज करने की और एक राइट डायरेक्शन आने की जो बात है, वो 7वें कदम की, वो कुछ घंटों में, कुछ एक प्रसंग के बाद में हुए। अनेक प्रसंग मेरे जिंदगी में घट जाने के बावजूद भी जो नहीं हो पाया था, वो ये तीनों चारों बातें कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये व्यवस्था, एक समूह, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का स्पॉन्सर, आप जैसे सब भाई लोग, और ये पूरी व्यवस्था एक साथ काम कर गई। और ये सब व्यवस्था में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि वी ऑलवेज गेट दैट डायरेक्शन। और इसलिए सार्वलौकिक कल्याण को और सामूहिक उपचार पद्धति को और सामूहिक विवेक को और सामूहिक शक्ति को इस प्रकार प्राधान्य दिया गया है कि मेरा 12 कदमों के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन या साइकिक चेंज या प्रोफाउंड चेंज ऑफ पर्सनैलिटी या जो भी है वो होता है, मगर मेरा विकास, मानवीय जीवन जीना, व्यवस्था में जीना, व्यवस्था के साथ में रहना, व्यवस्था के भीतर रहना, व्यवस्था में जिम्मेदारी से काम करना, जैसे आज इस समूह के लोग एक व्यवस्था को चला रहे हैं, उस व्यवस्था को बनाए रखा है, उस व्यवस्था को बनाया है करके मेरे समान भाई आकर यहाँ पर अपने अनुभव को कथन कर सक रहा है। इस व्यवस्था में अगर मैं जीना सीखता हूँ, जिस व्यवस्था को कोई भी शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में काम करते हैं, हमारे लिए एक सर्वोच्च अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर, जो हमारे समूह के सद्विवेक बुद्धि में आता है। कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड, वो रिट्यूनिंग होना, वो ट्यूनिंग होके मेरी वेवलेंथ जमना और मेरा कनेक्शन लगना, और वो कनेक्शन लग के मेरे को कॉन्शियसली जागरूक अवस्था में, जागरूकता के साथ में, कॉन्शियस के साथ में, मेरे अंतरात्मा से, मेरे चेतना से, मेरे चैतन्य से, मेरे ऊर्जा से, मेरे आत्मा से, जो किसी के भी आकलन में नहीं है, वही मेरा निराकरण कर सकता है, जिसका आकलन कोई नहीं कर सकता करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है। तो अपने आप को बार बार ढूंढ, बार बार खुद को ढूंढ, तेरे को ईश्वर मिल जाएगा, तेरे को शक्ति मिल जाएगी। और उसको ढूंढने के लिए तेरे को एक पीड़ित शराबी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पीड़ित शराबी में ही तू है और तेरे साथ में ही ईश्वर है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर मेरे को राइट डायरेक्शन में जाना है, एक गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में जाना है, तो आई नीड अनदर सफरिंग अल्कोहलिक। अगर बिना एक अनदर सफरिंग अल्कोहलिक के मेरे जिंदगी में एक राइट डायरेक्शन मेरे को समझ में आ ही नहीं सकती। वो पेन क्या होता है, वो दर्द क्या होता है, वो पीड़ा क्या होती है, मैं किस प्रकार से अपने जिंदगी में हीरो की कीमत एक बाटली के लिए खो देता हूँ, ये मेरे को तब समझ में आता है। ये मेरे अनुभव थे, मैंने अपने अनुभवों के साथ में इसको जोड़ने की कोशिश की। मुझे मालूम नहीं है आप लोगों तक मेरी बातें
कहाँ तक पहुंची या नहीं पहुंची, मगर बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि मेरे अनुभव को फिर से तरोताजा करने में और उसको फिर से अपने जीवन में वापस मैं अपने आप को सही तरीके से समझ सकूं कि वास्तविकता में मैं इस जिंदगी में सिर्फ एक सेवा के रूप में, सेवक के रूप में हूँ, ये बात को हर हमेशा याद रख सकूं। इसके लिए ये अनुभव वापस दोबारा से आप लोगों के साथ में शेयर करना बहुत आवश्यक था, जो मुझे करने को दिया गया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।